मेरा मुंह खुला रह गया और मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया। सू क्विंग्रो तो हमेशा से ही बेपरवाह और आलसी थी, चाहे बचपन की बात हो या फिर पिछले कुछ दिनों की। मैंने उसे कभी सच में गुस्सा होते नहीं देखा था। हान पेयू ने कहा, मैंने भी दूसरों से सुना है, तुम्हारी क्लासमेट अचानक उठी और उसने वो ड्रिंक की बोतल उस लड़की के सिर पर दे मारी। किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उस लड़की को तो मार मार कर एम्बुलेंस से अस्पताल भेजना पड़ा है। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है। मैं उस फोटो को घूर रहा था। फिर अचानक मैंने पूछा, सू क्विंग्रो अभी कहाँ है? हान पेयू मेरे सीरियस टोन से थोड़ा घबरा गया। मुझे नहीं पता, शायद मिस्टर किन के ऑफिस में हो या फिर प्रिंसिपल के ऑफिस में। ये मैथ्स के एग्जाम से पहले की बात है, अब तो काफी टाइम हो गया है। मैंने अपने होठ काटे, अचानक पीछे मुड़ा और भागने लगा। मुझे सू क्विंग्रो को ढूंढना था। सूरज आसमान में तेजी से चमक रहा था। धूप बहुत तेज और चमकीली थी। मेरी आंखें दर्द करने लगी थी। मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं जल्दी नहीं गया तो मैं अपनी क्लासमेट को किसी अंधेरी जेल के इंटरोगेशन रूम में ही देख पाऊंगा। मेरी क्लासमेट इतनी खूबसूरत थी, पढ़ाई में इतनी अच्छी थी, और अब उसे जेल जाना पड़ेगा। मैं पहले मिस्टर किन के ऑफिस की तरफ भागा। मैंने खिड़की से अंदर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर मैं प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ भागा, वो वहां भी नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि टीचर सू क्विंग्रो को और कहां ले जा सकते हैं। मैं वहीं खड़ा होकर सोचने लगा, कहीं पुलिस सू क्विंग्रो को ले तो नहीं गई? किसी का सिर फोड़ने की क्या सजा होती है? सू क्विंग्रो तो अभी बहुत छोटी है। मैंने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और घर जाने का फैसला किया। मुझे घर जाकर अपने दानव और भूत वाले ग्रुप चैट में देखना था कि क्या कोई खबर है, या फिर दोपहर में मिस्टर किन से पूछूंगा। यही सोचते हुए मैं घर की तरफ भागा। घर पहुंचते ही मैंने अपना फोन निकाला और वो ग्रुप चैट खोला। सच में सब लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। मैं स्क्रॉल करके उस टाइम पर गया जब इंग्लिश का एग्जाम खत्म हुआ था और धीरे धीरे नीचे पढ़ने लगा, लेकिन सू क्विंग्रो के बारे में कोई खबर नहीं मिली। लियू यू के मैसेज लगातार आ रहे थे। वो भी मुझसे पूछ रहा था कि क्या मुझे पता है कि आखिरी एग्जामिनेशन हॉल में सू क्विंग्रो ने किसी को पीटा है। मैंने उसे रिप्लाई किया, मुझे तो स्कूल खत्म होने के बाद पता चला। हमारी क्लास के इस गॉसिप किंग लियू यू को भी नहीं पता था। मुझे अचानक हान पेयू की याद आई। मैं ग्रुप चैट से उसकी प्रोफाइल में गया और उसे एक मैसेज टाइप किया, हैन पे, तुम्हें पता है सू क्विंग्रो ने किसी को क्यों मारा? हैन पे ने कहा, मुझे ठीक नहीं पता। मुझे लगा तुम्हें कुछ पता होगा। मैं एकदम उदास हो गया। पूरी दोपहर में कुछ पढ़ नहीं पाया। बालकनी में खड़ा होकर अनगिनत बार सू क्विंग्रो के घर की तरफ देखता रहा। सू क्विंग्रो या तो घर पहुंच चुकी थी या फिर घर पहुंची ही नहीं थी। मैंने उसे मैसेज करने की सोची, पर डर था कि कहीं उसके मम्मी पापा ना देख लें, इसलिए थोड़ा संभल कर पूछा, सू क्विंग्रो, एक सवाल था तुमसे। पर किसी का रिप्लाई नहीं आया। मुझे लगने लगा कि वो शायद घर नहीं पहुंची है। घर क्यों नहीं पहुंची? क्या उसे टीचर्स पूछताछ के लिए ले गए हैं या पुलिस ले गई है और अब उसे वापस नहीं आना है? मैं थोड़ा घबरा गया। फालतू की सोच से बचने के लिए मैंने ब्राउजर खोला और सर्च किया, किसी का सिर फोड़ने की क्या सजा होती है, कौन सी धारा लगती है। मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा। नीचे एक और लाइन देखी, अगर चोट हल्की माइनर इंजरी मानी गई तो सिर्फ सिविल हर्जाना देना होगा। विक्टिम सीधे कोर्ट में केस कर सकता है। ये सोचकर मुझे लगा, चोट हल्की ही तो होगी ना। अगर पैसे देने पड़े तो मेरे पास पिछले कुछ सालों की जो भी पॉकेट मनी और ईदी यासोइचेन जमा है वो काफी बड़ी रकम है। अगर सू क्विंग्रो को जरूरत पड़ी तो मैं उसे उधार दे सकता हूँ। मैंने अपनी वो बैंक कार्ड निकाली, थोड़ा हिचकिचाया और अपने स्कूल बैग की अंदरूनी जेब में डाल दी। दोपहर को मुझे नींद नहीं आई। मैं नीचे काफी देर तक टहलता रहा, पर सू क्विंग्रो नहीं दिखी। क्लास में पहुंचते ही लियू यू ने मुझे देखते ही कहा, वाह जियांग यीचेन, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? किसी को पता ना हो तो सोचेगा कि तुझे ही किसी ने पीट दिया है क्या? मैंने उसे गुस्से में एक घूरा। लियू यू ने मजाक बंद किया, अरे भाई चिंता क्यों कर रहा है? ऑनलाइन जो फोटो वायरल है मैंने भी देखी, बहुत गंभीर नहीं है, हल्की चोट है। 1000-2000 का हर्जाना देना होगा। सू क्विंग्रो को देख के नहीं लगता कि उसका परिवार इतना गरीब है कि पैसे नहीं भर पाएगा। लियू यू की बातों ने थोड़ा दिलासा तो दिया, पर सू क्विंग्रो की खाली सीट देखकर वो सारा सुकून गायब हो गया। मैं झुंझलाकर अपना सिर डेस्क पर टिका दिया। दोपहर में वनजोन आर्ट्स का एग्जाम था, लेकिन एग्जाम शुरू होने तक मुझे ना तो लाओ छिन दिखे और ना ही सू क्विंग्रो। मैं प्रिंसिपल और डिपार्टमेंट हेड के ऑफिस के चक्कर लगा चुका था, लेकिन तीनों में से कोई नहीं दिखा, जैसे सब गायब हो गए हों। एग्जाम के दौरान मैं इन फालतू ख्यालों को दूर करके पेपर सॉल्व करने की कोशिश करने लगा। जब पूरी आंसर शीट भर ली तो पता चला अभी भी 50 मिनट बचे हैं। अगले हर एक सेकंड काटना मुश्किल था, जैसे 10 मिनट बीत गए हों, पर असल में सिर्फ 2 मिनट हुए थे। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने चेक किया कि सारी जानकारी भर दी है या नहीं, और फिर बिना किसी डर के खड़ा हो गया। इनविजिलेटर की नजर मुझ पर पड़ी। इस स्टूडेंट्स को क्या हुआ? मैंने अपना सामान पेन बैग में रखा, पेपर लिया और स्टेज के पास जाकर धीमी आवाज में कहा। मेरी आवाज धीमी थी, पर सन्नाटे वाली क्लास में वो एकदम साफ सुनाई दी। इनविजिलेटर ने पूछा, तुम पक्का जमा कर रहे हो? मैंने सिर हिलाया। दूसरा इनविजिलेटर भी पास आया और मेरा पेपर देखा। सच में शीट साफ थी और राइटिंग से भरी हुई थी, सारी जानकारी भरी हुई थी।
स्टूडेंट, क्या तुम श्योर हो ये कंबाइंड एग्जाम है? दोबारा चेक नहीं करोगे? मैंने फिर सिर हिलाया। श्योर हूं, पहले जमा कर रहा हूं। ठीक है। इनविजिलेटर ने सिर हिलाया। जाओ। बाहर निकलते ही मैं सीधे ग्रेड 12 सेक्शन की तरफ गया। मुझे लाओ छीन नहीं मिले और लियू यू भी नहीं जानता था कि क्या हुआ है, तो अब मुझे स्टूडेंट यूनियन की चू मेगयाओं से ही पूछना होगा। इस समय ग्रेड 11 की क्लास चल रही थी। मैं ग्रेड 11 क्लास 6 के दरवाजे के पास गया। खिड़की से देखा तो अंदर एक बुजुर्ग पढ़ा रहे थे। 10 मिनट बाद जब मैंने चू मेंग्याओ से पूछा कि क्या उन्हें पता है सू किंग्रो कहाँ है, तो क्लास 6 के टीचर बाहर आए। मेरी बात सुनकर उनके कदम रुक गए और वो मुस्कुराते हुए पलटे। स्टूडेंट, सू किंग्रो को ढूंढ रहे हो? वो मेरे ऑफिस में है। ये बुजुर्ग मुझे जाने पहचाने लगे। वो मुझ में काफी दिलचस्पी ले रहे थे। मुस्कुराते हुए बोले, तुम सू किंग्रो को क्यों ढूंढ रहे हो? मुझे वो सज्जन लगे तो मुंह से निकल गया, वो आज दोपहर घर नहीं आई। बोलते बोलते मेरी आवाज धीमी हो गई। बूढ़े टीचर और भी उत्सुक हो गए। तुम्हें कैसे पता वो घर नहीं आई? तुम दोनों का क्या रिश्ता है? हालांकि वो भले लग रहे थे, पर टीचर्स अक्सर लड़के लड़की के रिश्तों को लेके काफी संवेदनशील होते हैं। मुझे डर था कि वो कुछ गलत न समझ ले, इसलिए मैंने वो मेरी डेस्कमेट है ये कहना छोड़ दिया। थोड़ा हिचकिचाया और बोल पड़ा, वो मेरी बड़ी बहन जैसी है, हम साथ रहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं थी। बड़ों के सामने मुझे उन्हें आरओजी ही कहना पड़ता था, और हम पड़ोसी हैं तो साथ ही रहते हैं। पर बहन शब्द बोलते ही मुझे बहुत अजीब शर्म महसूस हुई। भाई बहन? बूढ़े टीचर ने सिर हिलाया। ठीक है, तो तुम अपनी बहन को ढूंढ रहे हो? वो मेरे ऑफिस में है। मैं उनके साथ ऑफिस की तरफ चल पड़ा। ऑफिस 5वें मंजिल पे था। रास्ते में हर ऑफिस के बाहर अलग अलग हेड कमेटी के बोर्ड लगे थे। सब काफी ऊंचे पद लग रहे थे। सबसे आगे एक सुनहरे अक्षरों वाला बोर्ड था, प्रिंसिपल ऑफिस। और तभी मैंने देखा बूढ़े टीचर ने प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाजा खोला। सू किंग्रो को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया है। क्या बात इतनी बढ़ गई है? मुझे सू किंग्रो की थोड़ी चिंता हुई, पर प्रिंसिपल को देखकर वो काफी भले इंसान लगे तो थोड़ी राहत भी हुई। ऑफिस में एक अधेड़ उम्र का आदमी था, काफी सभ्य, धुली धुली सफेद शर्ट पहने हुए। टीचर को अंदर आते देख उसने कहा, टीचर। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर कहीं भी सू किंग्रो नहीं दिखी। मैंने फिर से देखा, फिर भी नहीं दिखी। प्रिंसिपल ने मुझे अंदर आते देखा तो हाथ हिलाकर इशारा किया, अंदर आओ। क्या अपनी बहन को नहीं ढूंढ रहे? अधेड़ उम्र वाले आदमी ने मुझे देखा, फिर अपनी नजरें हटाकर प्रिंसिपल को एक कागज थमा दिया। टीचर, ये रही सू किंग्रो की आंसर शीट। उसने पेपर पहले जमा कर दिया था। ये सुनते ही मैं दौड़कर अंदर गया, दबे पांव प्रिंसिपल के पास पहुंचा और पूरी छिपे उस पेपर को देखने की कोशिश करने लगा। प्रिंसिपल को अचानक कुछ याद आया और बोले, वो पेपर? फिर उन्होंने पेपर बंद कर दिया। उनकी आवाज अभी भी सौम्य थी। तुम ग्रेड 10 में हो, है ना? अभी तो आर्ट्स का एग्जाम चल रहा होगा ना? तुमने भी पेपर पहले जमा कर दिया? मैंने सिर हिलाया। प्रिंसिपल ने सीटी बजाई और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। पास खड़ा वो टीचर, जिसे शायद आदत थी, हंसा और मुझे देखा। स्टूडेंट को क्या काम है? कोई बात पहली बार कहना मुश्किल होता है, पर दूसरी तीसरी बार आसान हो जाती है। ऊपर से सू किंग्रो तो सुन नहीं रही थी, तो मैं तपाक से खड़ा हुआ और साफ शब्दों में कहा, मैं अपनी बहन सू किंग्रो को ढूंढने आया हूँ। सू किंग्रो वॉशरूम से वापस आ रही थी। प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाजा खुला था। वो नॉक करने ही वाली थी। उसने अंदर एक परिचित लड़के की आवाज सुनी जो बड़े जोर से कह रहा था, मैं अपनी बहन सू किंग्रो को ढूंढने आया हूँ। ऑफिस बड़ा और खाली था। मेरी आवाज गूंज गई। सू किंग्रो हैरान होकर एक पल के लिए रुकी, फिर मजे लेते हुए दरवाजे के फ्रेम से टिक गई और कुछ नहीं बोली। मुझे पता नहीं था कि मेरी पीठ के पीछे कोई मुझे देख रहा है। टीचर थोड़ा झिझक गए। सू किंग्रो का कोई छोटा भाई है। मैंने होंठ चाटे और मासूमियत से सिर हिलाया। हाँ है। सू किंग्रो ने खुद को हंसने से नहीं रोक पाया और अपनी उंगलियों से होंठ दबा लिए। उसकी हंसी ने उसे फौरन उजागर कर दिया। मुझे लगा शायद मुझे भ्रम हुआ है। मैंने मुड़कर देखा तो सू किंग्रो दरवाजे पर टिके नीचे झुककर हंस रही थी। मैं सन्न रह गया। सू किंग्रो ने सिर उठाया और हम तीनों उसे देख रहे थे। उसने अपने चेहरे से सारे भाव हटा लिए और संजीदा और बेपरवाह अंदाज में अंदर आई। मेरे पास से गुजरी। मैं अभी भी जड़वत था, किसी भी वक्त फटने के लिए तैयार। सू किंग्रो ने एक उंगली से मेरे सिर पर टैप किया, जैसे कोई बड़ी बहन अपने छोटे भाई को करती है, और बेपरवाही से पूछा, छोटे भाई मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं अकड़कर मुड़ा। मैं उसके चेहरे पर एक पल के लिए दिखी हंसी देख सकता था। तुम? प्रिंसिपल बोले। जियांग, तुम्हारे भाई ने कहा कि तुम दोपहर में घर नहीं गई थी। प्रिंसिपल की बात मानते हुए सू किंग्रो ने कहा, नहीं गई थी, डर था कि घर जाके डांट पड़ेगी। पास खड़े टीचर ने कहा, जियांग, ये तुम्हारी सोच का गलत तरीका है। कुछ भी करने से पहले अंजाम सोचना चाहिए। अगर आज डर के मारे घर नहीं जा रही तो मारा ही क्यों था? शुक्र है उस लड़की को सिर्फ बाहरी चोट आई है। अगर वो बोतल उसकी आंख में लग जाती और वो अंधी हो जाती तो हमारी आधी जिंदगी तो तबाह हो ही जाती और उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती। सू किंग्रो ने अपनी गलती मानने का नाटक किया। जी आप सही कह रहे हैं, पर मैंने निशाना देख के मारा था, बस थोड़ी चोट आई है, कुछ बड़ा नहीं होगा। क्या अब मैं तुम्हारी इस दया के लिए तुम्हारी तारीफ करूं?
टीचर ने लंबी सांस ली और समझाना शुरू किया, तुम एक लड़की हो, भले ही तुम नहीं बता रही कि झगड़ा क्यों हुआ, लेकिन मारना गलत है, गलती तो गलती होती है। जाकर एक फ्रूट बास्केट खरीदो, उसे हॉस्पिटल में देकर माफी मांग लो, मामला खत्म हो जाएगा। सू किंग्रो इस बार चुप रही, भावहीन चेहरा, आंखें झुकी हुई। उसके अंदर की वो बेपरवाही फिर से बाहर आ गई। नहीं हो सकता। माहौल गंभीर हो गया। मैं पास खड़ा सब सुन रहा था। मैंने धीरे से उसके कपड़े खींचे। भले ही मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ, लेकिन सू किंग्रो का पहले मारना तो तय था, चाहे फ्रूट बास्केट लेकर जाना हो या नहीं। टीचर के सामने थोड़ा नरम होना बेहतर था। क्या आपको डर नहीं है कि मैं उस बास्केट में कुछ मिला दूं? सन्नाटा, बस सन्नाटा। मैंने सूखी हंसी हंसी ऑफिस के उस भारी माहौल को तोड़ने की कोशिश की। टीचर ने तंज कसा, क्या कह रहे हो? ये टॉपिक यहीं खत्म हो गया। प्रिंसिपल ने भी उसे ज्यादा नहीं रोका। घर वाले आ चुके थे तो और क्या रोकते। जाओ कल ठीक से एग्जाम देना, अगर जरूरत पड़ी तो मैं चिन टीचर को बुला लूंगा। सू किंग्रो ने सहमति में सिर हिलाया। मेरी तरफ देख के थोड़ी सी मुस्कान बिखेरी। चलो छोटे भाई, भाई तुम्हारा सिर। मैं उसके साथ ऑफिस से बाहर निकला। कुछ ही कदम में मैंने वो सारी शर्म और गुस्सा फिर से निकाल लिया जो कुछ पल पहले छुपाया था। मैंने लगभग अपने दांत पीस लिए। मैं गुस्से में आगे बढ़ा। खुद पर अफसोस हो रहा था कि मैं प्रिंसिपल के साथ सू किंग्रो को ढूंढने क्यों आया। मैं अपनी बहन को ढूंढने आया हूं सू किंग्रो। ये क्या बदतमीजी है। सू किंग्रो मेरे पीछे पीछे चलती रही। मैं गुस्से में था, लेकिन उसे ये सब काफी दिलचस्प लग रहा था। इसके विपरीत मेरी वो दुष्टता फिर से जाग उठी। वो मुझे थोड़ा तेज चलने के लिए उकसाने लगी। मेरे पीछे 3 कदम की दूरी पर आराम से चलते हुए बिना किसी झिझक के बोली, छोटे भाई इतना तेज मत चलो, दीदी पीछे नहीं आ पाएगी। मेरे कान लाल हो गए। सू किंग्रो ने तेजी से हाथ बढ़ाकर मेरे कान पर, मेरा कान लाल हो गया। मैं अचानक रुक गया। अपने कान को सहलाते हुए गुस्से में बोला, मैं तुम्हारी मदद करने आया था और तुम मुझे मार रही हो। सू किंग्रो ने ऐसा नजारा नहीं देखा था। मैंने उसके कानों की तरफ इशारा किया। क्या तुम इसे मारना कहती हो? नहीं तो क्या? सू किंग्रो ने धीमे स्वर में कहा, दीदी तुम्हें याद दिला रही है जिस आखिरी इंसान को दीदी ने मारा था, वो अभी हॉस्पिटल में है। क्या तुम खुद को दीदी कहना बंद कर सकती हो? मैंने मुंह खोला पर बहुत शर्म महसूस हुई और बोल नहीं पाया। पर इतना ही काफी था। सू किंग्रो मुड़ गई। बाहर निकलते ही पहचान बदल ली। अभी थोड़ी देर पहले दीदी कहकर कितना जोर से चिल्ला रही थी। गूंज भी सुनाई दे रही थी। सू किंग्रो को लगा कि अब मजाक काफी हो गया। उसे डर था कि मैं सच में फट न जाऊं, तो उसने टॉपिक बदला, तुम मुझे ढूंढने कैसे आ गए? मैंने जवाब नहीं दिया। अब पूरी तरह शांत होने के बाद मुझे उसके होठों पर लगा वो कट और सूजन दिखाई दी। मैंने पलटकर पूछा, तुमने झगड़ा क्यों किया? ये सुनते ही सू किंग्रो को वो बात याद आई कि मुझे कोई घर तक फॉलो कर रहा था और मुझे पता तक नहीं चला। उसे गुस्सा आ गया, ठंडी आ भरी और तंज कसा, जियांग यूचेन, तुम सच में, मैंने तुम जैसा बेवकूफ कभी नहीं देखा। पर मैं गुस्सा नहीं हुआ। मैंने जल्दी से संदर्भ और स्थिति को समझते हुए एक साहसी अंदाजा लगाया। सू किंग्रो का झगड़ा शायद मेरे कारण हुआ है। मैंने और जानना चाहा, पर सू किंग्रो चुप हो गई। सू किंग्रो ने यह कहकर सिर झुकाया। चेहरे पर गुस्सा था, पर कुछ बोला नहीं। मुझे सच में नहीं लगा कि सू किंग्रो का झगड़ा मुझसे जुड़ा हो सकता है। आर्ट्स का एग्जाम खत्म हुआ। हमारी एक सेल्फ स्टडी क्लास बची थी। हम दोनों झगड़ते हुए क्लास के दरवाजे तक पहुंचे, पर कुछ भी काम की जानकारी नहीं मिली। सू किंग्रो, मैं जो भी पूछूं या तो जवाब नहीं देती या सिर हिलाती झुकाती। उसे मुझ पर गुस्सा था। वो किस बात पर गुस्सा थी? गुस्सा तो मुझे होना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि मैं उसे मनाने वाला कैसे बन गया। क्लास में पहुंचकर मैंने उससे पूछा कि झगड़ा आखिर क्यों हुआ। सू किंग्रो ने नजरें नहीं मिलाई, सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि बोली, स्कूल के बाद मेरा इंतजार करना, साथ चलेंगे। मैंने उसके चेहरे को देखा। क्यों? तुम्हारे साथ जाने का झगड़े से क्या लेना देना है? सू किंग्रो ने अजीब तरीके से अपनी भौहें ऊपर उठाई। मुझे लगा शायद मैंने सही अंदाजा लगा लिया है, पर जिस लड़की को वीडियो में पीटा गया था, मैं उसे नहीं जानता। मैंने कभी उसे नहीं देखा था। अगर कहूं कि सू किंग्रो ने मेरे लिए किसी को पीटा, तो ये बहुत बेतुका लगता है। अपनी गलतफहमियों को यहीं रोकते हुए मैंने उसके पूछे गए सवाल का जवाब दिया। क्या इसलिए क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा घर पर तैयारी करके बैठे हैं और तुम मुझे ढाल बनाकर ले जाना चाहती हो? सू किंग्रो चिढ़ गई। चलते हो या नहीं? मैं उससे बिल्कुल नहीं डरा। नहीं जाऊंगा, मुझे खुद जाना है, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी कि हुआ क्या था। तुम बहुत शोर मचा रहे हो, मेरा पढ़ाई का मूड खराब हो रहा है। सू किंग्रो ने विनम्रता से कहा, इसलिए मैंने बस पानी की बोतल से हल्का सा मारा था। मुझे उसके झूठ पर बिल्कुल यकीन नहीं था। आखिर किस वजह से सू किंग्रो खुद झगड़ा शुरू करेगी और बताएगी भी नहीं? हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है ना। वो बताना नहीं चाहती थी और मेरे पास भी कोई चारा नहीं था। मुझे अचानक वो लड़की याद आई जो हॉस्पिटल में थी। थोड़ा हिचकिचाया, अपनी पॉकेट से वो बैंक कार्ड निकाला और सू किंग्रो ने सोचा शायद ये कोई कागज का टुकड़ा है। जैसे ही लिया, देखा कि बैंक कार्ड है। वो सन्न रह गई और मुझे अजीब सी हैरान भरी नजरों से देखने लगी। मैंने सूखी हंसी हंसी, तुम्हारे लिए नहीं है उधार दे रहा हूं। सू किंग्रो अभी भी मुझे उन्हीं नजरों से देख रही थी। होंठ थोड़े ऊपर मुड़ गए।
मुझे अजीब सा लगा। मैंने बात जारी रखी, मुझे नहीं पता तुम्हारे मम्मी पापा को पता है या नहीं, और वो लड़की किस लेवल के हॉस्पिटल में है। अगर किसी क्लासमेट को जरूरत हो तो मदद करनी चाहिए, उधार ले लो, शुक्राना की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी बात, मुझे नहीं पता हर्जाना कितना है और तुम दे पाओगी या नहीं। वैसे भी पैसे मेरे पास रहेंगे तो फालतू खर्च हो जाएंगे, किसी दोस्त की मदद करना बेहतर। सू किंग्रो मेरे बैंक कार्ड को पकड़े हुए दूसरी उंगली से खुद की तरफ इशारा करने लगी, आंखें कोमल और थोड़ी हंसी लिए हुए। मैं तुम्हें गरीब दिखती हूँ। तुम कुछ बोल नहीं रही तो मुझे नहीं पता तुमने उसे कितना मारा है। सिर्फ मेडिकल बिल तो ज्यादा नहीं होगा, पर कहीं सामने वाला मौके का फायदा उठाकर तुमसे ज्यादा पैसे न मांग ले। सू किंग्रो ने ठंडी सांस ली, जैसे हार मान ली हो। मेरे मम्मी पापा को पता है। सुबह लाओ छिन ने उन्हें फोन कर दिया था। इस मामले में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से सुलझ जाएगी। किसी को हॉस्पिटल भेज देना बड़ी बात नहीं है। अगर केस खराब हुआ तो ये तुम्हारे एकेडमिक रिकॉर्ड में आ सकता है, गंभीर हुआ तो पुलिस में केस हो जाएगा। मैंने आवाज धीमी की, उसे समझाने के लिए तैयार था। क्या तुम्हें पता है कि एक स्टूडेंट के लिए रिकॉर्ड कितना जरूरी होता है? क्या तुम्हें पता है रिकमेंडेशन सीट कितनी मुश्किल से मिलती है? रिकमेंडेशन सुनते ही सू किंग्रो फिर से हंस पड़ी। मुझे पता था उसे क्या याद आ गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस हो जाओ। सू किंग्रो ने सिर हिलाया, पर उसके होठों की मुस्कान कम नहीं हुई। सू किंग्रो ने बैंक कार्ड अपनी जिप वाली जैकेट की जेब में रख लिया। कार्ड मैंने रख लिया है, घर वापस आके मुझसे मांग लेना, तब तुम्हें वापस दे दूंगी। स्कूल खत्म होने के करीब सू किंग्रो आलस से अपनी पिछली डेस्क पर झुक गई, मेरा रास्ता रोकते हुए। क्या सच में मेरे साथ नहीं चलोगे? क्या तुम धीरे नहीं बोल सकती? मैंने आसपास देखा, क्या तुम अकेले घर नहीं जा सकती? क्या तुम्हें अकेले जाने से डर लग रहा है या क्या? सू किंग्रो ने सिर हिलाया। मैंने उसकी कुर्सी थपथपाई, उसे हटने का इशारा किया। जल्दी हटो। ये देखकर सू किंग्रो ने आलस से सिर उठाया। मुझे कुछ देर घूरा। ठीक है। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और कुर्सी हटा दी। तुम जाओ। मैं सच में चला गया। बिना किसी लगाव के सू किंग्रो ने अपनी छाती पर हाथ बांधा, अपने दांतों से होठ काटे, मुझे थोड़ी दूर जाने दिया और फिर बहुत पीछे से मुझे फॉलो करने लगी। मुझे अपनी नजरों में रखा। कंबाइंड एग्जाम का रिजल्ट ऑनलाइन आ गया। बहुत तेजी से 2 दिन में रिजल्ट और 3 दिन में रैंकिंग। सुना है हमारे स्कूल में कोई अजीब सा जीनियस आया है, 3 सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स। अरे भाई, सच या झूठ? नामुमकिन, कभी किसी ने फुल मार्क्स नहीं पाए, कंबाइंड एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं। क्या ये जीनियस प्लस जीनियस का मामला है? हमने तो आज तक स्कूल में ऐसे किसी का नाम नहीं सुना। न जाने कहां से आ गया ये छुपा रुस्तम। सुना है टीचर्स ऑफिस वाले तो पागल हो गए हैं। उस जीनियस का पेपर चेक करने के बाद दूसरे स्कूलों के टीचर्स के हाथों में घूम रहा है। आज ही हमारे स्कूल वापस आया है। अरे भाई, क्या रुतबा है, पता नहीं किस क्लास का है। अगर पता चल जाए कि वो कौन है तो मैं उसकी फोटो अपने घर की दीवार पे लगाऊंगा और रोज पूजा करूंगा। इस पर रोज पूजा करने से बुरी नजर से बचा जा सकता है। मैंने खुद को रोक नहीं पाया और एक बार सू किंग्रो की तरफ देखा। 3 सब्जेक्ट्स में पूरे मार्क्स। हैरान रह जाती है, ये छुपी हुई टॉपर तो पक्का इसी के बारे में कहा जा रहा था। तभी टीचर चिन क्लास में आते हैं और पूरी क्लास में अचानक से सन्नाटा छा जाता है। सब चुपचाप उनकी तरफ देखने लगते हैं, या यूं कहूं कि उनके हाथ में पकड़े एग्जाम पेपर्स के बंडल की तरफ। टीचर चिन खांसते हुए स्टेज पर आते हैं। उनके चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं था। तुम सब काफी देर से इंतजार कर रहे हो ना? क्लास में से एक लंबी और थोड़ी उदास सी आवाज आती है। हाँ, टीचर चिन एक हल्की सी आवाज निकालते हैं और पेपर्स बांटना शुरू कर देते हैं। वो दरवाजे के पास बैठे कम मार्क्स वाले बच्चों से शुरू करते हैं। अभी पेपर्स मेरे पास तक पहुंचे भी नहीं थे कि मुझे पूरी क्लास के एक साथ गहरी सांस लेने की आवाज सुनाई देती है और उसके साथ ही कुछ गालियां भी गूंजती है। डैम! शॉक हो जाती है। पूरी क्लास में हंगामा मच जाता है। सबकी नजरें धीरे धीरे सू किंग्रो की तरफ घूमने लगती हैं, लेकिन सू किंग्रो को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बहुत ही आराम से अपनी बुक का एक और पेज पलटती है, जैसे उसे उन नजरों का एहसास ही ना हो। टीचर चिन जब सू किंग्रो के पास पहुंचते हैं तो वो एक नजर उसे देखते हैं और एक नजर उसकी बुक को, लेकिन कुछ बोलते नहीं है। फिर वो बचे हुए पेपर्स का आखिरी बंडल मेरी टेबल पर रख देते हैं। मैंने अपना सिर नीचे किया और तुरंत सू किंग्रो के मार्क्स देख। चाइनीज 138, मैथ्स 150, इंग्लिश 150, साइंस 300, आर्ट्स 277। हैरान रह जाती है। क्लास रैंक फर्स्ट, स्कूल रैंक फर्स्ट। क्लास में सेकंड आने वाले बच्चे से उसके मार्क्स पूरे 70 पॉइंट्स ज्यादा थे। मुझे पहले से पता था कि सू किंग्रो बहुत अच्छा स्कोर करेगी, लेकिन फिर भी इतने भयानक मार्क्स देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और मन ही मन बोला, क्या फ्रीक है ये। सू किंग्रो ने एक नजर मेरी तरफ देखा, फिर अपनी रिजल्ट शीट लेकर आराम से देखने लगी। उसने अपने नाम और मार्क्स को बहुत शांति से देखा और फिर नीचे मेरा नाम ढूंढने लगी। मैं भी तुरंत अपने मार्क्स देखने लगा। जियांग यीचन, क्लास रैंक 10th, स्कूल रैंक 90। मैं अपने मार्क्स देखकर एकदम शॉक हो गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना अच्छा स्कोर करूंगा और स्कूल के टॉप 100 में आ जाऊंगा। मैं अपने सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स देखने लगा और हैरान रह गया कि आर्ट्स में मेरे मार्क्स आज तक के सबसे हाईएस्ट थे।
278। खुश हो जाती है सू किंग्रो से भी एक मार्क ज्यादा। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा और मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, जिसे मैं छुपा भी नहीं पा रहा था। मैंने अपनी उंगली से 278 वाले मार्क की तरफ इशारा करके सू चिंगरो को दिखाया। टीचर सू, नई जनरेशन पुरानी जनरेशन को पछाड़ रही है। पुरानी जनरेशन अब किनारे पड़ी है। सू चिंगरो हल्की सी आवाज निकालते हुए चिढ़ती है। मैं उसे थम्स अप दिखाता हूँ। ये सब टीचर सू की अच्छी टीचिंग का ही कमाल है। वैसे सू चिंगरो ने मुझे सिर्फ साइंस पढ़ाई थी, लेकिन क्योंकि मुझे सू किंग्रो को ढूंढने की जल्दी थी तो मैंने एग्जाम बहुत जल्दी खत्म कर लिया था। तो ये एक तरह से उसी का कमाल था। साथ ही मुझे चू मिंग्याओ के आर्ट्स नोट्स का भी थैंक्स बोलना चाहिए। मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, चू मिंग्याओ और सू किंग्रो दोनों टॉप स्टूडेंट्स हैं, एक आर्ट्स में और एक साइंस में। दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। अब मुझे किसी ट्यूटर की क्या जरूरत है, सोचने लगती है। मैं फिर से मजे लेने लगा। सू किंग्रो की आंखों में एक चमक आती है। वो अपने बगल में खड़े इस पागल लड़के को तिरछी नजरों से घूरती है। तो तुमने एग्जाम जल्दी खत्म कर लिया था? मैं हाँ में सिर हिलाता हूँ। हाँ, मुझे तो लगा था कि मेरा आर्ट्स का पेपर बेकार गया है, लेकिन अच्छा ही गया। सू किंग्रो बहुत ही आराम से एक और बात मारती है। जब तुम्हें लग ही रहा था कि पेपर बेकार गया है तो तुमने जल्दी सबमिट क्यों किया? मेरी हंसी अचानक मेरे गले में ही अटक जाती है। मैं कुछ बोल नहीं पाता। अपने डेस्कमेट की वो मजेदार लेकिन सवाल पूछने वाली नजरें देखकर मैं हकलाने लगता हूँ। मुझे वॉशरूम जाना था और बिल्डिंग के वॉशरूम्स में बहुत भीड़ थी, तो मैं ऑफिस बिल्डिंग वाले वॉशरूम में चला गया। फिर वहां मुझे प्रिंसिपल मिल गए। मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूं, तो वो मुझे ऑफिस ले गए। सू किंग्रो मेरी इस झूठी कहानी को पूरा करने में मेरी मदद करती। तो तुमने प्रिंसिपल से उस डेस्कमेट के बारे में पूछा होगा जो शायद जेल में है। फिर प्रिंसिपल तुम्हें ऑफिस ले गए और पूछा कि तुम कौन हो, और ताकि उन्हें कोई गलत फहमी ना हो तुमने बोल दिया कि तुम मेरे सस्ते से बॉयफ्रेंड हो, है ना? लेकिन उस वक्त तो पूरी 10th क्लास एग्जाम दे रही थी, तो वॉशरूम्स में भीड़ कैसे हो सकती है? परेशान हो जाती है। सू किंग्रो बहुत आराम से बोलती है और फिर मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर कहती है, मेरा डेस्कमेट तो सच में बहुत महान है। पेपर जल्दी खत्म कर लिया ताकि वॉशरूम जाने का टाइम मिल जाए। मैं एकदम निशब्द हो जाता हूँ। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। तभी टीचर चिन ताली बजाकर सबका ध्यान खींचते हैं। मैं तुम सबको याद दिला दूं कि एग्जाम के बाद पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग भी है। ये सुनकर मैंने चैन की सांस ली कि चलो टॉपिक तो चेंज हुआ। मीटिंग अगले फ्राइडे को है। अपने पेरेंट्स को बता देना, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, किसी ना किसी का आना जरूरी है। अब सब पढ़ाई शुरू करो। सू चिंग्रो और जियांग यीचिन, तुम दोनों जरा बाहर आना। टीचर चिन हमें किसी और काम के लिए नहीं बल्कि हमारे अच्छे मार्क्स के लिए शाबाशी देने के लिए बुलाते हैं। खुश हो जाती है और फिर बताते हैं कि इस फ्राइडे को ज्वाइंट एग्जाम्स के बाद एक असेंबली होने वाली है, जहां हम दोनों को स्टेज पर जाकर स्पीच देनी होगी। उन्होंने ये भी बताया कि वहां टीवी वाले भी शूटिंग के लिए आएंगे, इसलिए हमें स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहननी है। लड़कों को व्हाइट शर्ट और फॉर्मल पैंट्स और लड़कियों को व्हाइट शर्ट और स्कूल स्कर्ट पहननी होगी। टीचर चिन अपना थर्मोस कप लेकर आराम से चले जाते हैं। मैंने पहले भी एक बार स्टेज पर स्पीच दी है, तो मुझे पता था कि कैसे लिखते हैं। मैंने दोपहर की एक क्लास के टाइम में ही स्पीच लिख ली। मैंने अपना पेपर डेस्क पर रखा। सू चिंग्रो फिर से अपनी बुक पढ़ रही थी। उसने मेरी स्पीच पर एक नजर डाली पर कुछ बोली नहीं और वापस पढ़ने लगी। मैं उससे पूछता हूँ, क्या तुम नहीं लिख रही हो? फ्राइडे को स्पीच है, क्या बोलोगी वहां? घर जाकर इंटरनेट से कॉपी करोगी। सू किंग्रो बिना अपना सिर उठाए जवाब देती, हाँ वही कर लूंगी। फिर मुझे याद आता है कि फ्राइडे की स्पीच के लिए तो हमें खुद अपने कपड़े अरेंज करने हैं। परेशान हो जाती है। मुझे लगा मेरे पास तो कोई सही कपड़े नहीं है, इसलिए मैं सू किंग्रो से पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास व्हाइट शर्ट और स्कूल स्कर्ट है? अगर नहीं है तो पहले खरीदनी पड़ेगी। सू किंग्रो पूछती है, क्या तुम्हारे पास नहीं है? यूके के स्कूल्स में तो बहुत सारी पार्टीज और इवेंट्स होते हैं, तो ऐसे बेसिक्स तो सबके पास होते हैं। मैं सिर हिलाकर मना करता हूं, नहीं मेरी सारी व्हाइट शर्ट्स बहुत ही फ्लैशी है। स्कूल के बाद मैं खरीदने जाऊंगा। सू किंग्रो कहती है, मेरे पास भी नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं मान जाता हूं। घर जाते वक्त रास्ते में एक मॉल पड़ता है, तो हमने सोचा वहीं से ले लेंगे। हम मॉल के अंदर गए, वहां बहुत सारे ब्रांडेड शोरूम्स थे। हमने सबसे प्लान दिखने वाली एक दुकान ढूंढी और अंदर चले गए। हम दोनों स्टूडेंट्स थे और हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। सोचने लगती है, मैंने लियू यू से भी कुछ पैसे उधार लिए थे। मुझे लगा इतने तो काफी होंगे। सेल्स पर्सन हमारे पास आती है और हमारी रिक्वायरमेंट सुनकर 2 बहुत ही परफेक्ट कपड़े निकाल लाती है। लेकिन जैसे ही मैंने प्राइस टैग देखा 18,000 युआन, मैं तो वहीं जम गया। क्या इस मॉल की हर दुकान इतनी महंगी है? लेकिन मॉम तो कहती थी कि मेरे सारे कपड़े यहीं से आते हैं, कभी ऑनलाइन ऑर्डर से तो कभी सेल्स पर्सन घर आकर दे जाती है, और उनका प्राइस तो बस कुछ 100 यॉन ही होता है। मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूं। क्या ये दुकान बहुत ही लग्जरी ब्रांड की है? मुझे लगा था कि कपड़े जितने प्लेन होंगे उतने सस्ते होंगे, लेकिन सू किंग्रो को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा।
उसने उन दोनों मैचिंग आउटफिट्स को देखा और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, जाकर ट्राई कर लो। सेल्स पर्सन मुस्कुराते हुए कहती है, यंग मैन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की चॉइस बहुत अच्छी है, ये शर्ट तुम पर बहुत सूट करेगी। गर्लफ्रेंड हैरान रह जाती है, ये कपड़े मैंने नहीं चूज किए हैं और सबसे बड़ी बात, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं घबराकर जल्दी जल्दी हाथ हिलाता हूँ, ना नहीं, ये हम नहीं है। सू चिंगरो मुझे घूरती है और वो व्हाइट शर्ट मेरे ऊपर लगाकर देखने लगती है। मैं उसे आंखें फाड़कर देखता हूँ, इस उम्मीद में कि वो मेरा इशारा समझ जाए। बहन, ये बहुत महंगा है, 18,000 युआन, और ये सिर्फ लड़कों वाले कपड़ों का प्राइस है, लड़कियों वाला तो इससे भी महंगा होगा। मुझे ये पसंद नहीं आया। सू किंगरो मेरी तरफ देखती है और मैं भारी मन से सिर हिलाकर हाँ कह देता हूँ। उस दुकान से बाहर निकलने के बाद मैं सू किंगरो पर सवालों की बौछार कर देता हूँ। क्या तुमने प्राइस टैग नहीं देखा? वो 4 फिगर्स में था। सू किंगरो मासूमियत से कहती है, मुझे कैसे पता कि तुम पैसे लेकर नहीं आए? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? मैं चिढ़कर पूछता हूँ, तो क्या तुम्हारे पास है? सू चिंगरो अपनी पॉकेट से एक कार्ड निकालती है और मेरे चेहरे के सामने हिलाती है, अगर तुम सिर्फ पैसों की वजह से नहीं खरीद रहे हो तो हम वापस चल सकते हैं। शौक हो जाती है, मैं एकदम हैरान रह गया। तुम स्कूल में बैंक कार्ड लेकर घूमती हो? सू चिंगरो आराम से कहती है, ये हमेशा मेरे बैग में ही रहता है, बस मॉल में आने से पहले निकाल लिया था। मैं और भी ज्यादा शौक में पूछता हूँ, तुम एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? सू चिंगरो मुझे ऊपर से नीचे तक घूरती है। इस बार वो सच में कंफ्यूज थी। क्या तुम्हारे पास नहीं है? मैं गुस्से में कहता हूँ, मैं एक 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, देश से प्यार करता हूँ और रूल्स को फॉलो करता हूँ। मैं 18,000 युआन की स्कूल यूनिफॉर्म क्यों खरीदूंगा? उस आउटफिट में और स्कूल यूनिफॉर्म में कपड़े के अलावा क्या ही फर्क था? सू किंगरो मॉल की डेकोरेशन और वहां के ब्रांडेड शोरूम्स के लोगोस देखने लगती है। मुझे लगा तुम इतने कॉन्फिडेंस से अंदर गए थे तो तुम्हारे पास पैसे होंगे। मैं भी इधर उधर देखने लगा। परेशान हो जाती है। मेरी मॉम कहती है कि मेरे रोज के कपड़े यहीं से आते हैं, बस 100 युआन के आसपास। शायद हमें वो सस्ती वाली दुकानें नहीं मिली। सू किंगरो चुप हो जाती है, हालांकि उसे ब्रांडेड चीजों के बारे में ज्यादा नहीं पता था, पर बेसिक्स तो वो जानती थी। उसे पता था कि इस मॉल में एक जोड़ी मोजे भी 100 युआन से ज्यादा के आते हैं। उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि जान की मॉम उसे बेवकूफ क्यों बना रही हैं, ताकि उसे पैसों की सही वैल्यू समझ आए। लेकिन मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ कि मुझे आज तक कुछ शक ही नहीं हुआ। मैं अभी भी यही सोच रहा था कि मैं बहुत गरीब हूँ। सू किंगरो एक गहरी सांस लेती है और सिर पर हाथ रखकर कहती है, चलो थोड़ा और घूम लेते हैं। वो मन ही मन सोच रही थी कि किसी दिन सेल्स पर्सन से बात करके मेरे इस गरीबी के इल्यूजन को बचाना पड़ेगा। मैंने सू किंगरो का हाथ पकड़ा और कहा, चलो वापस चलते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। क्योंकि बाहर अंधेरा होने लगा था। मैंने अपने दाद को कॉल किया। उन्होंने कहा कि हम सीधे घर आ जाएं, वो कपड़े घर पर ही मंगवा लेंगे। रात को मैंने अपने दाद को मॉल वाले उन 18,000 युआन के कपड़ों के बारे में बताया। डैड गहरी सोच में पड़ गए। सोचने लगती है, बचपन से ही उन्होंने मुझे बताया था कि हमारा परिवार बहुत गरीब है, घर और गाड़ी भी उधार लेकर खरीदे गए हैं। मॉम जॉब नहीं करती, कंपनी किसी और की है और दाद दिन रात लट्टू की तरह काम करते हैं ताकि दूसरों के लिए पैसे कमा सके। मॉम मुझे पैसों की वैल्यू सिखाना चाहती थी, इसलिए वो बहुत ध्यान रखती थी। अगर मुझे कोई महंगी चीज दिख भी जाती थी तो वो कह देती थी कि कंपनी की तरफ से मिली है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, मुझे दुनियादारी समझ आने लगी थी। मॉम की वो झूठी कहानियां कि हमारा घर अब थोड़ा ठीक चल रहा है, लेकिन अभी भी घर और गाड़ी की किस्त चुकानी है, ये सब अब मुझे थोड़ा पुराना लगने लगा था। डैड सोचने लगते हैं कि शायद अब मुझे सच बताने का टाइम आ गया है। 2 घंटे बाद जब मैं सोने की तैयारी कर रहा था, दाद मेरे कमरे में 2 गिफ्ट बॉक्सेस लेकर आते हैं। हैरान रह जाती है। बॉक्सेस वेलवेट के थे, सिल्क से कवर थे और उन पर एक रिबन भी लगा था। मैंने एक बॉक्स खोला, उसमें एक ड्रेस थी, ऊपर व्हाइट शर्ट और नीचे ब्लैक स्कर्ट, जिसके बॉर्डर्स थोड़े फ्रिल्ली डिजाइन के थे। दूसरे बॉक्स में एक पूरा सूट था जो बिल्कुल उस ड्रेस से मैच कर रहा था। मैंने सूट निकालकर ट्राई किया। शीशे में मैं बहुत ही हैंडसम लग रहा था। सूट की फिटिंग मेरी बॉडी के हिसाब से एकदम परफेक्ट थी। मेरी वेस्ट और लेग्स एकदम लंबी और स्ट्रेट लग रही थी। तभी दाद दरवाजा नॉक करते हैं और मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ। दाद मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर तारीफ करते हैं। मेरा बेटा बड़ा हो गया है। दाद मेरे कमरे के सोफा पर बैठ जाते हैं। उनका चेहरा थोड़ा सीरियस लग रहा था। मुझे लगा शायद कुछ इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं भी उनके सामने बैठ गया। दाद मुझे बहुत सीरियसली देखते हुए कहते हैं, बेटा अब हमारा परिवार सिर्फ ठीक ठाक नहीं है। शॉक हो जाती है मुझे। एकदम से डर लगने लगा कि कहीं ये स्वीट दाद का मुझे आखिरी गिफ्ट तो नहीं है। क्या हमारा घर बिकने वाला है? मैं डरते हुए पूछता हूँ, डैड क्या आप भी डरे हुए हो? डैड की हंसी गले में अटक जाती है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हम सिर्फ ठीक ठाक नहीं है, हमारी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। अब हम एक अमीर परिवार है। दाद बहुत प्यार से समझाते हैं, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बढ़ा दूंगा। अब से तुम्हें तुम्हारी पुरानी पॉकेट मनी का दुगना मिलेगा।
मैं थोड़ा सोचता हूँ और फिर मना करते हुए कहता हूँ, नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरी पॉकेट मनी मेरे लिए काफी है। आप मैंगियाओ दीदी को दे देना, उनके 12th के एग्जाम्स आने वाले हैं। फ्राइडे बहुत जल्दी आ गया। स्कूल में तो हमें यूनिफॉर्म ही पहननी थी। स्टेज पर जाने से पहले ही हम बैक स्टेज जाकर कपड़े चेंज कर सकते थे। दार ने बताया था कि लड़कियों वाले कपड़े सू चिंगरो के साइज के ही है। पता नहीं उन्हें उसका साइज कैसे पता चला, पर मुझे यकीन था कि उसे फिट आ जाएंगे। तो अगले दिन मैं सीधा वो दोनों कपड़े स्कूल ले गया। बॉक्सेस बहुत बड़े थे तो मैंने बॉक्सेस छोड़ दिए और उन्हें बस 2 बड़े प्लास्टिक बैग्स में डालकर ले गया। जब मैं क्लास में पहुंचा तो सबको लगा कि मैं कचरे की 2 थैलियां लेकर आया हूं। हैरान रह जाती है। मैंने बताया कि ये असेंबली के लिए कपड़े हैं। सारे लड़के मेरे सूट और उस स्कर्ट को देखने के लिए मेरे आसपास जमा हो गए। वाओ, इन कपड़ों की क्वालिटी कितनी अच्छी है। हमारा स्कूल बहुत जनरस है। क्या सू किंगरो ये पहनेगी? ये बहुत ही कूल है। ये ड्रेस बहुत ही फॉर्मल लेकिन सेक्सी लग रही है। तभी सू चिंगरो क्लास में आ जाती है और मेरे आसपास के लड़कों की वो भीड़ ऐसे गायब हो जाती है जैसे वहां कोई था ही नहीं। उनके चेहरों पर थोड़ा डर था। मैं सोचता हूँ, क्या क्लास वाले सू किंगरो से पहले से भी ज्यादा डरने लगे हैं? सू किंगरो ने मेरे लाए हुए कपड़े देखे, अपनी आईब्रो उठाई, पर कुछ नहीं कहा। मुझे डर था कि कहीं उसे कपड़े पसंद ना आए, क्योंकि लड़के और लड़कियों की चॉइस अलग होती है। असेंबली हॉल में होने वाली थी और सारे स्टूडेंट्स सीधे वहीं जाने वाले थे। जिन स्टूडेंट्स को स्पीच देनी थी वो 1 आवर पहले बैक स्टेज जाकर कपड़े बदल रहे थे और मेकअप करवा रहे थे। लड़कियों का मेकअप पहले हो रहा था तो ड्रेसिंग रूम्स उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए थे और हम लड़के बाहर वेट कर रहे थे। मैंने बहुत जल्दी अपने कपड़े पहन लिए क्योंकि मुझे मेकअप की कोई खास जरूरत नहीं थी, तो मैं सबसे पहले बाहर आ गया। गुस्सा आ जाता है जब से लियू यू ने सुना था कि लड़कियों को व्हाइट शर्ट और स्कूल स्कर्ट पहननी है। उसने वॉलंटियर बनने के लिए अपना नाम दे दिया था ताकि वो उन लड़कियों के थोड़ा करीब रह सके। उसका काम स्टूडेंट्स को अपनी क्लास की जगह ढूंढने में मदद करना था। अभी क्लास के बच्चे नीचे नहीं आए थे तो वो स्टेज के नीचे जजेस की सीट के पास इंतजार कर रहा था। उसने एक येलो रंग की जैकेट पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक कैमरा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने मेरी एक फोटो क्लिक कर ली। उसकी जैकेट बहुत ही अजीब लग रही थी तो मैंने दूर से ही उसे एक लूजर वाला एक्सप्रेशन दे दिया। हम स्पीच देने वाले स्टूडेंट्स भी नीचे ही बैठने वाले थे, फ्रंट रो के दोनों साइड्स में, लड़के लेफ्ट साइड और लड़कियां राइट साइड। मैं सोच रहा था कि सू किंगरो के लिए भी सीट बचा लूं, लेकिन फिर मैंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। जब मैं अपनी सीट पर बैठा, लियू यू अपना कैमरा लेकर एक्साइटेडली मेरे पास आया और मुझे फोटो दिखाते हुए बोला, येशन, तुम्हें सूट्स बहुत सूट करते हैं, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। ये कैमरा कहां से लाए? स्कूल का है। मैं बस गाइड नहीं हूं, फोटोग्राफर भी हूं। लियू यू कैमरा की सेटिंग्स एडजस्ट करते हुए कहता है, मेरे दोस्त, क्या तुम्हें लगता है ये सिर्फ एक असेंबली है? ये अपनी ड्रेसअप दिखाने का मौका है। तुम्हारा भाई तुम्हें आज इस असेंबली का सबसे हैंडसम लड़का बना देगा। शायद सिर्फ लियू यू ही ऐसा सोच रहा था, क्योंकि मेरे आसपास बैठे आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने नोट्स याद कर रहे थे। हैरान रह जाती है, मैंने भी अपनी स्लीव से एक पेपर निकाला और उसे याद करने लगा जिस पर केमिस्ट्री की इक्वेशंस लिखी हुई थी। लियू यू मुझे बहुत अजीब नजरों से देख रहा था। थोड़ी देर बाद किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर तप किया। मैं पीछे मुड़ता हूं और देखता हूं कि एक लड़की खड़ी थी जिसे मैं नहीं जानता था। परेशान हो जाती है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं। वो लड़की बहुत ही प्यारी आवाज में पूछती है, मैंने देखा तुम केमिस्ट्री इक्वेशंस याद कर रहे हो। क्या तुम्हारे पास सिर्फ एक ही पेपर है? क्या कोई और चीज है जिसे याद किया जा सके? मैं अपने नोट्स चेंज करते हुए भूल गई। मैं सीरियसली जवाब देता हूं, नहीं, अगर तुम चाहो तो वापस जाकर ले आ सकती हो। लियू यांग अचानक हंसने लगती है। जब वो हंसती है तो उसके कानिन थीथ साफ दिखाई देते हैं। मुझे लगा, क्या इसके दांत इसके होठों को नहीं चुभते होंगे? मैं उसे देखने लगा। उसी वक्त सू किंगरो बाहर आती है। वहां बैठे लोगों की हल्की हल्की आवाजें आने लगती है। वाओ, डैम, जरा उसे देखो। उन आवाजों के बीच सू किंगरो मुझे देखती है कि मैं बहुत ध्यान से सामने खड़ी लड़कियों को देख रहा हूं। सू किंगरो धीरे से अपनी जीभ काटती है। वो थोड़ी चिढ़ गई थी। वो अपने हाथ में पानी की बोतल को क्रश करती है और मेरे पास आती है। लियू यांग ने नोटिस कर लिया था कि मैं उसके दांतों को देख रहा हूं। उसे याद आता है कि बाकी लड़कियां कहती थी कि उसके दांत बहुत क्यूट हैं। वो हंसते हुए कहती है, हा हा, क्या मेरे दांत बहुत अजीब लग रहे हैं? मैं सिर हिलाता हूं। नहीं। लियू यांग की हंसी और बड़ी हो जाती है। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि हम दोनों बहुत मजे से बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने जल्दी ही अपनी नजरें हटा ली। जब मैंने देखा कि उसे और कोई काम नहीं है तो मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ मारा। मैं जब पीछे मुड़ता हूं तो मेरे चेहरे पर एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन था। क्या तुम मुझे बार बार ताप करना बंद करोगी? मैं दांत पीसते हुए धीरे से कहता हूं। लेकिन तभी सू किंगरो अपने हाथ वाली पानी की बोतल सीधे मेरी दोनों टांगों के बीच में दे मारती है। शॉक हो जाती है। मैं अपनी टांगों के बीच गिरी बोतल को देखता हूं और फिर सू किंगरो को, तुमने ये मुझे क्यों दी? मुझे पानी नहीं पीना? क्या मैं तुम्हारा डस्टबिन हूं? सू किंगरो हंसती है लेकिन मना नहीं करती। उसका मतलब वही था। मैं अभी कुछ बोलने ही वाला था कि तभी कैमरा के क्लिक होने की आवाज आती है।
मैं मुड़ता हूं तो देखता हूं कि लियू यू कैमरा के पीछे से चुपके से हंस रहा है। तुम दोनों के कपड़े, लियू यू हम दोनों को ऊपर से नीचे तक घूरता है। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा मिस्चीवियस था। मुझे याद आता है कि अभी तक तो मैं सिर्फ सू चिंगरो से नाराज था। तब जाकर मैंने ध्यान से देखा कि उसने क्या पहना है। मैंने अपने कपड़े देखे और फिर उसके देखे। हैरान रह जाती है। देखने में तो हम दोनों ने बहुत ही नॉर्मल व्हाइट शर्ट्स पहनी थी, बिल्कुल बाकी बच्चों जैसी, लेकिन फिर भी ये बहुत अलग लग रही थी। हालांकि इन पर कोई एक्स्ट्रा डेकोरेशन नहीं थी, बस प्लेन व्हाइट शर्ट्स थी, लेकिन इनकी फिटिंग, कट और कपड़े का मटेरियल बहुत ही प्रीमियम लग रहा था और इनसे हमारी बॉडी शेप भी बहुत अच्छी लग रही थी। इनमें बहुत छोटे छोटे डिटेल्स थे, जैसे कॉलर पर बनी एम्ब्रॉयडरी और स्लीव्स के बटन्स। कोई भी एक नजर में देखकर बता सकता था कि हम दोनों के कपड़े एक ही ब्रांड और एक ही सीरीज के हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ये कपल ड्रेस थी,